नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो फायदे के फंड। इस शो में हम बात करते हैं आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई, जिस तरह से बाजार में मूड माहौल बना हुआ है पिछले 2 साल के आसपास हो रहा है कि उतना रिटर्न बना नहीं है, पोर्टफोलियो काफी डाउन है। तो ऐसे में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, किस तरह से जो है जो पोर्टफोलियो माइनस में है उनको ठीक किया जाए, और म्यूचुअल फंड जो है कैसे हम उनमें फायदा उठा सकते हैं, अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, अंकुर सर मौजूद है हमारे साथ। अंकुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। थैंक यू सौरभ जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपको और आपके व्यूअर्स को ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। थैंक यू। सर, आपने तो देखा होगा जिस तरह से बाजार में चल रहा है, मतलब ट्रम्प एक बयान दे देते हैं और पूरा बाजार जो है पलट जाता है। तो निवेशक तो बहुत परेशान है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर क्या एसआईपी रोक दें, अभी क्या करें, लमसम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए सौरभ जी, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 2 साल से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, और जी। खासकर जो नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2020 के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करी, उन्होंने मार्केट का सिर्फ एक अप मूव ही देखा, बुल रन ही देखा। मार्केट में बहुत जी। ज्यादा उन्होंने डाउन टर्न देखा नहीं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशंस पहले भी देखे हैं जहां बाजार 1 साल 2 साल के लिए थोड़ा साइड वे ही रहता है। और लेकिन अगर आप कोई भी 10 साल का पीरियड देखेंगे, तो जी। इक्विटी एज अ एसेट क्लास गोल्ड या रियल एस्टेट को बीट करता है हैंड्स डाउन। सो जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इक्विटी एज अ एसेट क्लास बेस्ट पॉसिबल रिटर्न हमारे लिए जनरेट करता है। जी। हमारे देश में खासकर जहां पर ग्रोथ डबल डिजिट में रहती है, अगर आप नॉमिनल ग्रोथ देखेंगे, तो इक्विटी रिटर्न सब्सटैंशियल हमारे देश में आने वाले कई साल तक सब्सटैंशियल रहेंगे, एज लॉन्ग एज हम एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करें। मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के रिएक्टिव ना हो, जी। एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बना करके इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न बनाते रहेंगे। जी। सर, मैं थोड़ा सा वो सवाल ले रहा हूँ जो हमसे जब हम लाइव करते हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं। तो बहुत सारा सवाल ये भी आता है कि अगले 10 साल तक अगर किसी को पैसे की जरूरत नहीं, वो जमा करना चाहता है, तो जिस तरह बाजार चल रहा है, गिर रहा है, क्या एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए, या जो एसआईपी चल रही है उसको बनाए रखना चाहिए? सो अगर आपका 10 साल का व्यू है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी 10 साल के पीरियड में इक्विटी का रिटर्न गोल्ड या रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा होता है, जी। एसआईपी का आप एक सिंपल रूल बना के चलिए। एसआईपी कंटिन्यूअसली हमें बढ़ाते रहना चाहिए। जी। जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है, बाजार ऊपर चले नीचे चले, हमें 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 अपनी एसआईपी का अमाउंट जितना ज्यादा हम स्पेयर कर सकें बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जी। उसका जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 10 साल में आएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम देगा इन्वेस्टर को। सो जी। ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजार ऊपर है या नीचे है, कितना पैसा मैं स्पेयर कर सकता हूं, मुझे अपने एसेट एलोकेशन में एसआईपी बढ़ाते रहना चाहिए, अगर मेरा 10 साल का व्यू है। जी। सर, एक ये भी आता है कि जो आजकल बात चल रही है, पैसिव फंड हो गए और इंडेक्स फंड हो गए, ये थोड़ा सा इनकी चर्चा चल रही है, और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो हैं, क्या इनकी थोड़ा सा अहमियत कम होने वाली है? बिल्कुल, ये सवाल हमारे भी इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं, तो इसको मैं एक क्लैरिटी सबको देना चाहता हूं। जी। अगर आप एक डेटा पॉइंट देखेंगे, पैसिव फंड या फिर इंडेक्स फंड जो है, कई सारे लार्ज कैप फंड के मुकाबले बेटर परफॉर्म करते हैं। ये डेटा हमें क्लियरली शो करता है। बहुत कम ऐसे लार्ज कैप फंड हैं जी। जो इन फंड्स को बीट कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपना एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं और हमारा व्यू लॉन्ग टर्म होता है, तो हम पैसा सिर्फ लार्ज कैप में नहीं डालते। जी। अपने देश में आज के स्मॉल कैप कल के मिड कैप हैं, आज के मिड कैप कल के लार्ज कैप हैं, तो हमें अपना एलोकेशन लार्ज में भी रखना है, मिड में भी जी। रखना है, स्मॉल में भी रखना है। अगर आप डेटा देखेंगे मिड और स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड्स का, तो जी। उस सिचुएशन में कोई भी पैसिव फंड या इंडेक्स फंड एक एक्टिव फंड को बीट नहीं कर पाता है। तो जी। मैं ये बिल्कुल अग्री करता हूं कि अपने पोर्टफोलियो में हमारे को लार्ज कैप एलोकेशन में हम थोड़ा पैसिव और इंडेक्स फंड डाल सकते हैं। जी। लेकिन अगर हमें अल्फा जनरेट करना है मार्केट के ऊपर, तो हमें थोड़ा मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर रखना होगा, मल्टी कैप एक्सपोजर रखना होगा। और वहां पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, आइडियाज ढूंढ के निकालने के लिए। जी। सर, जो पोर्टफोलियो उसमें कितने फंड होने चाहिए, मतलब अगर क्या बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड है तो भी कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा नुकसानदायक है? बिल्कुल, ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं ये नहीं बोलूंगा कि नुकसानदायक है, लेकिन उसका जी। कोई भी रिटर्न एक्सेस नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को। जी। एक आइडियल पोर्टफोलियो में अगर मैंने अपना एसेट एलोकेशन बनाया जिसमें मुझे लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में एलोकेशन करना है,
जी तो कम से कम 2 फंड हर कैटेगरी के मुझे रखने चाहिए। 2 को मैं 3 कर सकता हूं, उसके आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो जी आइडियली 10 से 12 फंड एक पोर्टफोलियो में होना काफी होता है। उसके ऊपर ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि मोस्टली फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो मिरर्ड हो जाता है। रिटर्न जी। कुछ बहुत ज्यादा एक्सेस कहीं पे नहीं ऐसा जनरेट हो पाता है, और उसको फिर लॉजिस्टिकली मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सर सिलेक्शन कैसे किया जाए फंड का? और जैसे आजकल तो 100 रुपए 500 रुपए से भी हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, तो क्या मिनिमम कुछ है कि कितने से एसआईपी हम शुरू करें कि अच्छी वेल्थ बन जाए? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला, एक हमें, जब हम एक एज अ इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आते हैं, एक हमें रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरे को अपना पैसा कितना इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करना है। जी मिनिमम पे नहीं जाना है। मैक्सिमम में कितना पैसा महीने का बचा सकता हूं और इन्वेस्ट कर सकता हूं, वो जी ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। सो अपने देश में क्योंकि बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में आज भी, तो मेरा तो ये बहुत ज्यादा सजेशन रहेगा अपने इन्वेस्टर्स को, हमारे देश के नागरिकों को, कि जितना ज्यादा हो सके आप ये देखें कि आप महीने में कितना पैसा बचा सकते हैं। चाहे वो 500 जी रुपए हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, जो पैसा आप बचा सकते हैं उसको आप अपने एसआईपी में डालिए। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के साथ ये आपको इतना फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाएगा कि जी आप, अगर मैंने आज अपनी जॉब शुरू करी है, 25 से 30 साल की एज ब्रैकेट में मैं हूं, तो बाय 45 अगर मैं आज इन्वेस्ट करना शुरू करता हूं और डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूं, तो 45 जी साल की उम्र तक मैं फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर लूंगा। और जी जॉब मेरे लिए, जितना पैसा मेरे को जॉब जनरेट करके देगा उतना मेरा पोर्टफोलियो जनरेट करके दे सकता है। जी और वही मुझे फाइनेंशियल प्लान अपना बनाना चाहिए। हमारे देश में थोड़ा फाइनेंशियल प्लान कम बनाते हैं लोग। ये जी बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट की आदत वहीं से ही डाल देनी चाहिए हमें। जी। सर अगर ये नजरिया रखा जाए अगले 10 साल तक की अच्छी वेल्थ बनानी है, चाहे किसी को मकान लेना हो, बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए अच्छी वेल्थ बनानी है 10 साल में, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल महंगाई का जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह से बाजार का हाल देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए सर? देखिए, 10 साल एक बहुत अच्छा पीरियड है मार्केट का पूरा साइकिल देखने का। तो अगर मुझे आज किसी क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करना है 10 साल का, जी और उनकी एज उनके साथ है, मतलब अगर वो 25 से 35 साल के एज ब्रैकेट में आज हैं, तो मैं उनको 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप और 40% मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन दूंगा। जी लेकिन अगर उनका एज ब्रैकेट 35 से 45 में आ जाता है, तो उनके लिए थोड़ा रिस्क प्रोफाइल नीचे आना जरूरी होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 40 से 50% लार्ज कैप में डालें, 10 से 15% फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डालें, जी और 15-20% स्मॉल और मिड कैप में रखें एक्सपोजर। तो ये एज और टाइम होराइजन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि एसेट एलोकेशन कैसा रहेगा। अगर जी हम यंग हैं और जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट हमारा ज्यादा है, क्योंकि जी हमारे पास काफी टाइम है जब हम कमाते रहेंगे पैसे को, और हमारा को वापस रिटर्न की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी जल्दी। तो हमें जी। ज्यादा एक्सपोजर हाई रिस्क एसेट में डालना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन अगर एज ब्रैकेट बढ़ गया है, अब हम ऑलरेडी 40, 45, 50 तक पहुंच गए हैं, तो हमें फिर थोड़ा रिस्क अपना रिड्यूस कर देना चाहिए। तो उनको सर फंड का सिलेक्शन हम कैसे करें? मतलब ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम लार्ज में जाएं या हाइब्रिड में चले जाएं या स्मॉल में चले जाएं। हाँ, देखिए, कैटेगरी ऑफ फंड जो एसेट एलोकेशन के हिसाब से करना है, वहां पे 2 अलग पार्ट है अब आपके क्वेश्चन के। एक है कि विद इन द कैटेगरी फंड सिलेक्शन कैसे करें। जी तो देखिए, जैसे मार्केट अपने उतार और चढ़ाव से गुजरता है, ऐसे ही फंड भी अपने उतार चढ़ाव से गुजरता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमने एक फंड या 2 या 3 फंड में आज पैसा डाला है, हम हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कराएं। जी पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त 2-3 चीजें हमें देखनी है। एक तो हमें ये देखना है कि बेंचमार्क को हमारा फंड कंटिन्यूअसली बीट करते रहना चाहिए, जी और वो डेटा हर फंड को क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। तो ये हमें ऑनलाइन क्लियरली अवेलेबल होता है कि क्या हमारा फंड बीट कर रहा है कि नहीं बीट कर रहा है बेंचमार्क को। जी सेकेंड, हमें देखना है कि क्या हमारा फंड टॉप 5 रैंक में रहता है अपने कैटेगरी में कि नहीं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें देखना है कि कोई फंड मैनेजमेंट टीम में चेंजेस तो नहीं हुए। जी ये 3-4 इंपैक्ट अगर हम चीजें देख के चलेंगे, तो हम कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन तरीके से मार्केट को बीट करते रहेंगे और ज्यादा पैसा बनाते रहेंगे।
अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि क्या हमें स्मॉल में डालना चाहिए, मिड में डालना चाहिए, हाइब्रिड में डालना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला, आपके लाइफ स्टेज पे डिपेंड करेगा। अगर आप यंग हैं तो आप थोड़ा स्मॉल, मिड और मल्टी कैप फंड देखिए। अगर आपका एज ब्रैकेट थोड़ा मिड में चला जाता है, 35, 45, 50 तक की एज में, तो आप थोड़ा स्मॉल मिड को रिड्यूस करें, थोड़ा लार्ज को बढ़ाएं। अगर आप 50-55 के ऊपर चले गए हैं तो थोड़ा आप हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाएं, ज्यादा हाइब्रिड मल्टी एसेट फंड्स को देखें। तो अगर हम देखें पिछले 4-5 साल में अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बड़ा अच्छा शानदार रिटर्न दिया है, तो क्या कह सकते हैं आने वाले जो 2-3 साल हैं, 5 साल हैं, उसमें वो वैसे ही एक अच्छा रिटर्न देगा, या फिर कोई और पैरामीटर है जिसको देखना चाहिए? देखिए, ये इस क्वेश्चन में मैं आपको एक आंसर थोड़ा ब्रॉड करके बताता हूं। कोई जी। भी एसेट क्लास, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, जस्ट बिकॉज पिछले 5 साल 10 साल में उसने रिटर्न अच्छा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी 5 साल 10 साल रिटर्न अच्छा देगा। किसी भी चीज को खरीदते हुए, इन्वेस्ट करते हुए उसका पास्ट परफॉर्मेंस ही नहीं देखना है हमको। जी। हमें काफी अलग अलग पैरामीटर देखने हैं कि हम कैसे इंश्योर करें कि अगले 5 साल 10 साल हमारा रिटर्न बेटर बनता रहे। जी। उसके लिए हमें एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना है। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। पहले रिस्क प्रोफाइल अपना जानना बहुत जरूरी है। टाइम होराइजन हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना है वो देखना बहुत जरूरी है। और जी। उसके अकॉर्डिंग एक पोर्टफोलियो बनाना, और उस पोर्टफोलियो का हर साल रिव्यू करना और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, जी। ये सब बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव फंड ने पीछे कैसा किया है, हम कंटिन्यूअसली मार्केट को और फंड्स को बीट करते रहेंगे एज ए इन्वेस्टर, और बेटर रिटर्न बनाते रहेंगे। अंकुर साहब, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपने कौन सी ऐसी गलतियां देखी जब बाजार बहुत तेजी से गिरता है तो जो निवेशक गलतियां करते हैं, और उससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसमें मेरा सबसे बड़ा एक सजेशन रहेगा निवेशकों को, जो मैं अपने निवेशकों को भी बोलता हूं, जी। कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाए या बहुत तेजी से नीचे जाए तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो। थोड़े टाइम तक जब बाजार में इतना ज्यादा मूवमेंट हो, उस टाइम पे पोर्टफोलियो देख के अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, क्योंकि यूजुअली ऐसे टाइम पे गलत डिसीजन लिए जाते हैं। बाजार अगर नीचे जा रहा होता है तो इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, मेरा पैसा निकाल दो या मेरा रिड्यूस कर दो। वो सबसे गलत डिसीजन होता है। जब हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट का, जी। हमें अपने व्यू पे स्टिक रहना चाहिए, डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। बाजार के उतार और चढ़ाव को देखते हुए हमें अपने डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो मैं जी। तो स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूंगा कि एक तो बाजार में बहुत मूवमेंट हो तो आप पोर्टफोलियो को ना देखें, बाजार को सेटल होने दें, फिर पोर्टफोलियो को देखें। अगर पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की जरूरत है, अपने एडवाइजर से बात करें और बिल्कुल रीबैलेंस करें पोर्टफोलियो को। लेकिन बहुत तेजी में बाजार हो या बहुत नीचे जा रहा हो, दोनों टाइम पे रीबैलेंस ना करें, थोड़ा वेट करें। डिसिप्लिन से चलेंगे तो रिटर्न बेटर बनेगा। अगर इमोशनल होके डिसीजन लेंगे तो रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। और अक्सर इंडिया में आपने देखा होगा, रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज कर जाता है इन्हीं डिसीजंस की वजह से, कि बाजार नीचे जा रहा है तो निकाल लेता है पैसा, जी। बाजार ऊपर जा रहा है तेजी से तो डालना शुरू कर देते हैं पैसा। जबकि होना उल्टा चाहिए, बाजार नीचे जा रहा है तो पैसा डालना चाहिए, बाजार ऊपर जा रहा है तो पैसा निकालना चाहिए। जी। वो तभी होगा अगर आप एक एसेट एलोकेशन पे रहेंगे और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे मार्केट मूवमेंट के हिसाब से। तब आप ये कर पाएंगे कि बाजार नीचे गया तो पैसा डालेंगे, बाजार ऊपर गया तो निकालेंगे। तो अगर हमें अच्छा रिटर्न कमाना है, मार्केट से पैसा कमाना है, तो कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिससे जो है हम अच्छा रिटर्न हासिल कर पाए? एक तो सबसे पहले जो मैंने बोला, इमोशनल नहीं होना है बाजार के अंदर कभी भी। अगर हमें पैसा बनाना है तो डेटा के साथ चलना है, कभी भी जी। इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। कोई भी डिसीजन हमारा इन्वेस्टमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस को देख के नहीं लेना है। सिर्फ हमें डेटा देखना है कि अगर, जैसा मैंने बोला, मार्केट जैसे उतार चढ़ाव से जाता है, फंड भी उतार चढ़ाव से जाता है। हर फंड अच्छे टाइम भी होगा, बुरा टाइम भी होगा। मार्केट जी। का भी अच्छा टाइम भी होगा, बुरा टाइम भी होगा। अगर हम एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और रेगुलर पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, जी। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नहीं, सिर्फ न्यूज देख के, मार्केट को स्टडी करके, तो हम एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। आजकल डेटा आसानी से अवेलेबल है। हर जी। इन्वेस्टर अगर आपके जैसे चैनल्स देखें और थोड़ा सा न्यूज पढ़ें, थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्टडी करें, और ये डेटा पूरा अवेलेबल है सबके पास। तो जी। जैसे हम अपनी स्टूडेंट टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही नौकरी के टाइम में हमें मार्केट के बारे में भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा पैसा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत करने लग जाएगा,
तो सिर्फ नौकरी पे मेरा डिपेंडेंस कम हो जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा बहुत बढ़ जाएगा, और एज एन इन्वेस्टर मैं काफी अच्छे डिसीजंस ले पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरी खुद की नॉलेज भी बेटर होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअसली पढ़ें, डेटा देखें, न्यूज देखें, आप जैसे चैनल्स देखें जो बताते हैं कि कैसे मार्केट को स्टडी किया जाए, जी। और इमोशनल होके डिसीजन ना लें बिल्कुल भी। अंकुर सर, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, एक और सवाल जानना चाहूंगा। जैसे किसी ने अभी जॉब शुरू करी है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में सैलरी नहीं, 20-25 हजार वो कमा रहे हैं, और डीमेट अकाउंट खोला है, बहुत ज्यादा मार्केट की भी जानकारी नहीं है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए? कितने की एसआईपी यहाँ से शुरू कर दें जो आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद होगी उनके लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा आज जॉब्स में आ रहे हैं, उन लोगों को शुरू से ही ये आदत पड़ जाए कि इन्वेस्टमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारा जॉब या हमारा बिजनेस है। ये सबसे पहले हमारे युवाओं को सीखना पड़ेगा। चाहे मेरी तनख्वाह 20 हजार हो, 25 हजार हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। मुझे हमेशा ये डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है। तो जो मेरे खर्चे हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, उनको निकालने के बाद जो मेरा पैसा बचता है और अवॉइडेबल खर्चों को कम करा जाए। जी। अगर मैं चाहता हूं कि कंपाउंडिंग मेरी बढ़े, तो नौकरी शुरू होते ही अवॉइडेबल खर्चे कम कर दें, ज्यादा से ज्यादा पैसे को एसआईपी में डालें। जी। अगर आप नॉलेज गेन करके 2 साल 5 साल लगा के मार्केट में सीख पाते हैं, तो ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे जाएं। पहले एसआईपी पे ही फोकस करें। जब एक बार आपको नॉलेज हो जाए पूरा मार्केट का, तो भी सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्शन का 5 से 10% ही इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी से स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं जब आपको नॉलेज हो जाए। क्योंकि जो लोग पैसा बनाते हैं मार्केट में वो सिर्फ 5% है, जो लोग पैसा गवाते हैं वो 95% है। और मैं ये डायरेक्ट इक्विटी ऑप्शंस और इनकी बात कर रहा हूँ। जी। ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप एसआईपी में स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके पढ़ाई करें, सीखें, और फिर इन्वेस्ट करें, और एसआईपीस को चलने दें। वहां जी। पोर्टफोलियो आपका बनता रहेगा। कोर पोर्टफोलियो आपका एसआईपीस और म्यूचुअल फंड्स ही होना चाहिए। 60 से 70% हमेशा म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस, मैनेज्ड फंड्स में ही होना चाहिए। और अगर उसके बाद आपको नॉलेज आ जाए, तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी की तरफ चलें। अंकुर सर, बहुत सारे सवालों पर बात की, कोई सवाल ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि छूट गया जिस पर बात होनी चाहिए थी? नहीं सौरभ जी, आई थिंक आपके व्यूअर्स ने काफी क्वेश्चंस आपको दे दिए थे ऑलरेडी। जी। पूरा टॉपिक आपने कवर करा लिया है मुझसे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आंसर देने के लिए हम हमेशा बैठे हैं। जी। जी। सर, कोई डिस्क्लेमर अगर आपकी तरफ से रहना चाहे? हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि मैं या कोई भी आपको आके जब कुछ बताते हैं, तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहे हैं। आप अपना पूरा रिसर्च करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अच्छे से ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को समझें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। जिस बिकॉज किसी ने कहा है या आपने कहीं सुना है उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। अंकुर सर से हमने बहुत सारी बात करी है, और आप बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो जिस पर आपको लगे कि बात होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अंकुर सर से दोबारा कनेक्ट करेंगे और उन सवालों पर फिर से बात करेंगे। अंकुर सर, आपने जो है पुस्तक को अपना समय दिया, बहुत सारी आपने बातें बताई, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू।